हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारती आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के तीसरे लेक्चर को देखेंगे। इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 लेक्चर्स करा रखे हैं। जो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनको भी देख लीजिए, और जो स्टूडेंट्स वीडियोस को देख चुके हैं उनको ये वाली क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के तीसरे लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27। इसके पहले मैंने 26 क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे के क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, थोड़ा अटपटा सवाल है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बोलता है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। पहले इतना ही पढ़िए। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो करना क्या होता है कि जैसे जैसे आपको बातें बताई जा रही है वो काम आपको करते चलना है। आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 मोमबत्ती बेचा गया। अगर कोई व्यक्ति है जो 10 मोमबत्ती बेचा है, 10 मोमबत्ती बेचा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडल्स का एक एसपी कुछ भी मान लेते हैं। जैसे कोई भी कैंडल्स है, तो एक कैंडल का मान लीजिए हमने एसपी मान रखा है ए। ठीक है, एक कैंडल का ए। तो हमने बेचा कितना, 10 कैंडल, तो 10 कैंडल का क्या हो जाएगा, 10 ए। कोई बात नहीं। तो जब आदमी बेचा तो उसको लाभ हुआ। क्या चीज का लाभ हुआ, तो रुपए का लाभ नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि 3 पेन के सेलिंग प्राइस का लाभ हुआ। इसका मतलब एक हमको पेन मानना पड़ेगा, और पेन्स का भी एक सेलिंग प्राइस मान लो हमने पेन का सेलिंग प्राइस मान रखा है बी। तो एक मोमबत्ती का सेलिंग प्राइस ए हो गया, एक पेन का सेलिंग प्राइस बी हो गया। तो पहली लाइन से हमने इतना करा। अब आगे बोलता है, वाइल सेलिंग 10 पेन्स अ मैन लूजेज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। जब 10 कलमों को बेचने पर जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती के बराबर हानि होती है। मतलब वो जब 10 कलम बेचता है तो 4 मोमबत्ती का हानि हो जाता, 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता। और जब 10 मोमबत्ती बेच रहा है तो 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो हमने दोनों का अपना अपना विक्रय मूल्य मान लिया। अब आगे क्या बोलता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब कैंडल को बेचने में जो भी प्रॉफिट आया होगा और पेन को बेचने में जो लॉस आया है, वो दोनों का प्रतिशत बराबर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे सीपी, है ना, प्रॉफिट बटे सीपी। क्या हमें क्वेश्चन में सीपी के बारे में अभी तक कुछ बोला है, तो नहीं बोला है, लेकिन एक बार आगे पढ़ें तो देखिए बोल रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। इसका मतलब हुआ कि मोमबत्ती का अगर क्रय मूल्य आप जो भी मानेंगे उसका दोगुना क्रय मूल्य पेन का होगा, या पेन का जो मानोगे उसका आधा कैंडल का होगा। तो हम मान लेते हैं मोमबत्ती का क्रय मूल्य x है, तो पेन का क्रय मूल्य, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो 2x आ गया। ठीक है, बोल रखा था द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। तो कैंडल का कॉस्ट प्राइस पेन के कॉस्ट प्राइस का आधा है। तो देखिए, अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया ना, जो सवाल में बोला वो हमने लिख लिया। कैंडल का एक सेलिंग प्राइस माना, पेन का एक सेलिंग प्राइस माना। कैंडल का कॉस्ट प्राइस और पेन के कॉस्ट प्राइस का रिलेशन दे रखा है कि कैंडल का कॉस्ट प्राइस आधा है, तो हमने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और पेन में लॉस हो रहा है, तो हम पेन का लॉस परसेंट निकालेंगे, और जो भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि बोल रखा है यहाँ की दोनों बराबर है। चलिए, लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस परसेंट होता है लॉस बटे सीपी। अब हम लोग देखते हैं कि जब वो मोमबत्ती बेचा तो क्या लाभ हुआ और क्या क्रय मूल्य था। तो बोला है कितना मोमबत्ती बेचा, 10 मोमबत्ती बेचा। तो अगर एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य सीपी अगर एक्स है, तो 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो नीचे हम लिख देंगे 10x। हो गया यहाँ तक। तो 10 कैंडल को बेचा तो एक कैंडल का सीपी एक्स, 10 कैंडल का सीपी 10x। प्रॉफिट क्या हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था 3 पेन का एसपी। तो एक पेन का एसपी बी है, तो 3 पेन का एसपी क्या होगा, 3b होगा। तो यहां से आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया 3b बटे 10x। अब ऐसे ही लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस क्या चीज का हुआ और बेचा क्या, तो बोल रहा था कि अवाइल सेलिंग 10 पेन, 10 पेन बेचा गया। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 2x है, तो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 गुना 2 मतलब 20x हो जाएगा। हो गया। अब लॉस क्या हुआ है, तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य अगर ए है, तो 4 मोमबत्ती का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 4a हो गया।
तो अब देखिए एक सवाल खत्म हो गया, आपने इतना कर लिया। अब बोल रहा है कि जो ये प्रॉफिट आया और ये जो लॉस आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो जैसे ही बराबर करेंगे तो अब क्या होगा, हम लिखेंगे 3b/10x बराबर 4a/20x 20x। अब दोनों साइड जो कट रहा है वो काट दीजिए, 20x है, ठीक है। तो देखिए 10x से 20x कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बचा गया 3b बराबर 2a बच रहा है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 3b बच रहा और इधर से 2a बच रहा। अब लास्ट में देख लीजिए कि आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू द पेन, मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो कैंडल का सेलिंग प्राइस क्या था, ए था, तो हमको ए लिखना है एक तरफ, और पेन का सेलिंग प्राइस क्या है, बी है, तो हमको बी लिखना है। तो ए बटे बी का रेशियो बता देंगे, तो ए देखो यहाँ है, बी यहाँ है, बी नीचे आएगा, 2 इधर नीचे चला जाएगा, तो रेशियो क्या बचेगा, 3/2। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो गया 3/2, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बोल सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार इसको जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 10 कैंडल बेचा था तो एक कैंडल का एसपी है, 10 पेन बेचा था तो एक कैंडल का एसपी भी, एक पेन का एसपी भी, पहले हमने ये मान लिया। दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है कि पेन का कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसका आधा कैंडल का होगा, तो पेन का 2x है तो कैंडल का x है। अब बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों बराबर है, तो बस आपको यहाँ का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट बटे सीपी, और लॉस परसेंट निकालना है, लॉस बटे सीपी से। तो हमने प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकाला, दोनों को बराबर करा, जो काटना था काट दिया। आपसे लास्ट में सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो देखो आ गया, तो कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यहां से एक आपका एक न्यू पैटर्न शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे इस पैटर्न पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक बार ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो सिंपल सा आपको समझना है, जब हम 800 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और जब हम 275 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। पहले इतना समझिए कि कोई सामान हमने 800 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ, और 275 में बेचा तो हानि हुआ। इसका मतलब हमको एक तरफ लिखना पड़ेगा 275, हम लिख देते हैं। ये 275 जब हमने बेचा था तो हानि हुआ था, मतलब इधर लॉस हुआ था, और जब हमने 800 रुपए में बेचा तो इधर प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात बताओ कि इधर अगर लॉस हो रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा। देखो 275 और 800 दोनों ही सेलिंग प्राइस है, 800 भी सेलिंग प्राइस है, 275 भी सेलिंग प्राइस है, तो सीपी कहीं इन दोनों के बीच में है, क्योंकि जब हम कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, और कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अब क्या है कि जो लाभ हुआ है वो हानि का 20 गुना है। देखो जो लाभ हुआ है वो हानि का 20 गुना है, तो हानि कितना हुआ है, तो जब हम सीपी से 275 की तरफ जाएंगे तो इधर हानि हो रहा है, और सीपी से जब हम 800 की तरफ जा रहे हैं तो इधर लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है हानि का 20 गुना लाभ है, तो हमने हानि को मान लिया 1, कोई भी मान लो हानि 1 है तो -1 लिखते हैं, केवल देखने के लिए कि यहाँ लॉस है। और जब हम इधर जा रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब +20 है, तो यहाँ 1 गुना है, इधर 20 गुना है, इधर 1 का लॉस है तो इधर 20 का हानि है, प्रॉफिट है, इधर 1 का हानि है तो इधर 20 का लाभ है। अब कुछ नहीं करना, अब हो गया सवाल आपका खत्म। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ के अगर आप इतना बना ले रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि सीपी क्या होगा, सीपी और दोनों एसपी का बीच में रेशियो क्या होगा, तो रेशियो लिखने के बाद ही आपका सवाल खत्म हो जाता। अब देखो सीपी से 800 में जाने पे 20 यूनिट इधर, और सीपी से इधर 275 जाने में तो 1 यूनिट, तो कितना हुआ 20 यूनिट और 1 यूनिट 21 यूनिट। ये 21 यूनिट किसको दर्शाएगा, तो ये 21 यूनिट दर्शाएगा 800 माइनस 275 को, और 800 माइनस 275 कितना होता है, तो 525 होता है, 525 होता है। तो देखो फिर से 800 और 275 को घटाने में 525 है, और ये जो 525 रुपए हैं ये कितने यूनिट के बराबर है, तो हम बोलेंगे 20 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर, 21 यूनिट। अगर 21 525 के बराबर है तो 1 का मान निकाल लो, तो 1 का मान क्या आएगा, तो 21 से हम जब 525 को भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2 बार में 42, 42 फिर बच जाएगा 10 और 5 105, तो 5 बार में मतलब एक यूनिट का मान आ गया 25। अब अगर 1 यूनिट का मान 25 मिल गया, तो अब ये सोचो कि जब हम सीपी से 1 यूनिट पीछे जा रहे थे तो 275 हो रहा था, मतलब सीपी कितना रहा होगा 300, 300 में 1 यूनिट घटाने पे मतलब 300 में 25 रुपये घटाने में 275 आना चाहिए। तो हमें जानकारी मिल गया कि सीपी हमारा 300 रुपये है, जो वस्तु बेचा जा रहा था उसका सीपी 300 रुपये है। आप बोलोगे सर इधर से ही क्यों निकाले, इधर से भी निकाल सकते थे, हाँ निकाल सकते हैं। देखो अगर 1 यूनिट 25 के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा, 25 गुना 2 50 मतलब 500 के बराबर होगा।
तो सीपी से हम कितना आगे जाएं, 500 आगे जाएं तो 800 मिल रहा है। सीपी से 500 आगे जाने पे 800 मिल रहा है, मतलब सीपी कितना है, 300 रहा होगा। सीपी निकल गया। अब सवाल में कुछ है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बोला है फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड्स, लाभ 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब आपको प्रतिशत दे रखा है लाभ का, कि अगर आप 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसका एसपी क्या होगा, तो 20% होता है 1/5। तो हम बोलेंगे कि 1/5, तो प्रॉफिट के नीचे क्या होता है, सीपी होता है। तो 5 यूनिट किसको दिखा रहा है, तो बोलेंगे सीपी को दिखा रहा है। 5 यूनिट 300 को दिखा रहा। अगर 5 यूनिट 300 रुपये को दिखा रहा तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा, तो 60 रुपये को दिखाएगा। इसका मतलब है 300 का सामान पे हमको 60 रुपये लाभ कमाना है। 60 रुपये लाभ कमाना है, मतलब एसपी कितना होना चाहिए, तो एसपी होना चाहिए 360 रुपये। 360 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन सी। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक इस तरह के क्वेश्चंस ना हम लोग पहले कर रखे हैं। पहले मतलब इसके पिछले जो क्वेश्चन, शुरुआती जो क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, वहां पे हम बता रखे हैं कि सीपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो एसपी कैसे निकलता है, एसपी दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो, सीपी कैसे निकलता है। तो ये सब चीजें पहले पढ़ रखे हैं। हमको यहाँ पे क्या समझना था, तो ये वाला भाग समझना था। ये समझ में आ गया तो मतलब मेरा काम हो गया अब, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ेंगे। 29 में क्या बोला हुआ है, तो बोलता है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 717 इज 11/9 मोर परसेंट देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 527। 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 11/9% अधिक है। अभी प्रतिशत को छोड़िए, पहले ये पकड़िए, बेचा दो बार, एक बार बेच रहा है 527 में, एक बार बेच रहा है 717 में। हम दोनों को लिख लेते हैं। तो एक बार बेचा रहा है 527 रुपए में और दूसरी बार बेच रहा है 717 रुपए में। तो ये दोनों क्या है, एसपी है। अब जब हम इधर जा रहे हैं यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो हानि हो रहा है, मतलब सीपी इनके बीच में होगा। अगर सीपी इनके बीच में होगा तो अब आपको देखना है सीपी से ये वाली दूरी और सीपी से ये वाली दूरी कितनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको दे रखा है कि जो लाभ है वो 11/9% ज़्यादा है। देखिए तो प्रॉफिट जो है वो 11/9% मोर देन दी लॉस बोला है, तो लॉस से 11/9% ज़्यादा। अच्छा, शुरुआती क्लास में मैं आपको बता रखा हूँ कि 11/9% कितना होता है, 1/9 होता है। तो जब भी बोलता है ना कि 11/9% ज़्यादा, मतलब 1/9 ज़्यादा, 1/9 ज़्यादा मतलब 9 में 1 ज़्यादा, तो 9 में 1 ज़्यादा कितना होगा, 10। तो बोलने का मतलब सीपी में जब हमने 527 रुपये को मैं बेचा, मतलब किसी सामान को जब 527 में बेचा तो 9 का लॉस हुआ, और जब हमने 717 में बेचा तो 10 का हानि हुआ। बोलोगे फिर से समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लेंगे। 11 1/9% ज़्यादा मतलब 1/9 ज़्यादा, 1/9 ज़्यादा मतलब कि अगर लॉस 9 था तो 9 में 1 ज़्यादा लाभ होगा, तो 9 में 1 ज़्यादा कितना होगा, 10। तो 10 का लाभ, इधर 9 का हानि। अब फिर से कुछ नहीं है, तो सीपी से इधर की दूरी 10, सीपी से इधर की दूरी 9, तो 10 और 9 कितना हो गया, 19। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 19 ये जो यूनिट है, ये मान है, कितने रुपए के बराबर है, तो 527 और 717 का अंतर कितना होगा, तो 190 रुपए। तो अगर 19 का मान 190 रुपए तो एक का मान कितना, एक का मान 10 रुपए। बस अब इसको देख के बताओ कि सीपी क्या होना चाहिए। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर एक यूनिट 10 है तो 9 यूनिट कितना होगा, 90। तो अगर 9 यूनिट 90 होगा तो सीपी कितना रखें जिसमें से घटाने 90 घटाने पे 527 आए, तो सीपी कितना होगा जिसमें 90 रुपए घटाने पे 527 आए, तो 617 हो जाएगा। हम आराम से बोल सकते हैं 617। अगर इससे दिक्कत हो रहा है तो इससे देख लो, एक यूनिट 10 है तो 10 यूनिट कितना होगा, 100। तो सीपी में कितना जोड़ें कि सीपी में 100 जोड़ने पे 717 हो रहा है, क्योंकि सीपी में 100 जोड़ने पे 717 हो रहा है, मतलब सीपी कितना होगा, 617। अब हो गया सवाल खत्म। बोलता है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट वो 10% कमाना चाहता है। 10% मतलब कितना होता है, 1/10। नीचे क्या होता है, सीपी, तो 10 का मान 617। अगर 10 का मान 617 तो एक का मान कितना, तो एक का मान 61.7 बोल सकते हैं। अगर 10 का मान 617 तो एक का मान 61.7। तो अब बताओ एसपी कितना होगा, तो एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 617 में 61.7 जोड़ दो, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 678.7 रुपये। क्या देखिए 678.7 रुपये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 678.7 रुपये। तो ये आ गया आपका एसपी। इसका मतलब 678.7 रुपये में बेचने पे 617 रुपये के सामान पे हमको 10% का लाभ मिल जाता है, और हमको 10% का लाभ पूछा था। तो इस तरह के सवाल को, पैटर्न को याद रखना है, पैटर्न को ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सामान 2 बार बेचा जा रहा और दोनों में आपको लाभ और हानि का एक रिश्ता दिया हुआ है कि कितना परसेंट ज़्यादा या इतना गुना, या लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दे दे, अनुपात दे दे, तो आपको बीच वाले सीपी का मान निकालना होता है, और जैसे सीपी का मान निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर कुछ रहता नहीं है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इस पैटर्न पे ये आखिरी सवाल है, फिर हम लोग नया पैटर्न करेंगे, नए पैटर्न को पढ़ेंगे। एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। इसका मतलब जब 7.6 लाख रुपए में बेचा तो नुकसान हो गया, तो हम 7.6 लिखते हैं, बाद में लाख को साइड कर लेते हैं। यदि वह उसे 9.2 लाख में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। मतलब जब हम 9.2 लाख में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, अगर इधर लॉस हो रहा है इधर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी इनके बीच में है। अब बस ये तुम देख के बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी कितना है। तो क्या बोला था, ध्यान से पढ़ो। बोला है कि जो उसका लाभ है उसकी हानि का 3 गुना है, लाभ हानि का 3 गुना है। तो हम हानि को कितना गुना मान लें, तो 1 गुना मान लो। हानि अगर 1 है तो लाभ कितना है, 3 गुना। 3 गुना मतलब +3, हो गया क्वेश्चन खत्म। जो बच्चा ये काम कर लेगा उसका आंसर आ जाता है। नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर इतना नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल है। अब कुछ नहीं, देखो सीपी से ये अंतर 1, ये अंतर 3, तो कुल अंतर कितना हो गया, 4। तो 4 अंतर कितने को दिखा रहा है, तो 9.2 में हम 7.6 लाख घटाएंगे तो आ जाएगा 1.6। तो 4 यूनिट 1.6 को दिखा रहा, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा, तो 1 यूनिट दिखाएगा 0.4 लाख को। अगर 1 यूनिट 0.4 लाख को दिखाएगा तो बताओ सीपी कितना रखेंगे जिसमें से 0.4 मतलब 1 यूनिट घटाने पे 7.6 आए। तो साफ साफ दिख रहा है कि सीपी 8 लाख होना चाहिए। अगर सीपी 8 लाख है तो क्वेश्चन खत्म। बोला है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, कार का कॉस्ट प्राइस क्या है, कार का कॉस्ट प्राइस 8 है। तो ऑप्शन में 8 दे रखा है, देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है 8 लाख। यहाँ तो आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट से एसपी भी निकालना नहीं बोला है, सिर्फ सीपी निकालना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है, तो ये सारे पैटर्न आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं जहां पे एक नया पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं जिसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो समझेंगे इसको। क्या बोला है, अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तु के भाव से कुछ वस्तु खरीदे तथा 11 रुपए में 10 वस्तु के भाव से बेच दिए, तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मेरा सवाल है कि जो वो सामान खरीदने गया, मतलब जो वो सीपी लगाया, उस सीपी का भाव क्या है, पहले वो देखो क्या रेट लगाया। तो बोल रहा है 10 रुपए में 11 सामान, तो हम लिख लेंगे सीपी पड़ा 10 रुपए का और 10 रुपए में कितने सामान आ गए, 11 सामान आ गए। यहाँ पे हम आर्टिकल्स लिखते हैं, कितने वस्तु आए हैं वो आर्टिकल्स यहाँ पे लिखा जाता है इधर। तो जो सीपी पड़ा वो 10 रुपए में 11 सामान कोई आदमी खरीद लिया। ठीक, अब बोल रहा है आदमी उसी को बेच दिया, बेचने का जो भाव है वो अलग है। जब बेच रहा है तो भाव क्या लगाया, 11 रुपए में 10 सामान बेच रहा है। अब सिर्फ तुम ये एक बार देख के बताओ कि ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व ना करें, केवल इतना ही अगर हम क्वेश्चन पढ़ लिए समझ गए, तो ये बताओ आदमी को, उस व्यक्ति को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो साफ साफ देखो दिख रहा है, लगाया 10 रुपए, बेच रहा है 11 रुपए में, तो 1 रुपए का लाभ तो इधर दिख रहा है डायरेक्ट। और सामान खरीद के लाया 11, बेचा 10, मतलब एक सामान अभी भी उसके घर में पड़ा हुआ है, मतलब उसको भी बेचा नहीं, अभी भी उसके पास बचा हुआ है। मतलब 1 रुपए भी कमा लिया और एक सामान भी बचा लिया, तो मिला के इसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो लाभ हो गया। तो लाभ हुआ तो देखिए 2 ऑप्शन लॉस में है, तो ये तो ऐसे भी हट जाएंगे। अब हमको बस इतना देखना है कि प्रॉफिट हुआ है जो 30% प्रॉफिट है या 21% प्रॉफिट है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का एक रूल हमेशा एकदम ध्यान रखना। रूल कहता है कि जब यहाँ पे 11 सामान खरीदा और यहाँ पे 10 सामान बेचा, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सीपी और एसपी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल सामान पहले बराबर होने चाहिए, वस्तुएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना वस्तु है, 11, यहाँ कितना है 10, पहले बराबर करो। अब बराबर करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 को गुना कर देते हैं 10 से और 10 को गुना कर देते हैं 11 से। अब अगर इधर गुना हुआ है तो रुपए में भी गुना होगा, है ना। तो रुपए में इधर गुना करेंगे 10 से, इधर गुना करेंगे 11 से। केवल ऐसा नहीं कि सामान में ही गुना कर दिया, वो रुपये में भी गुना होगा। ठीक है, अब बताओ सीपी कितना है, तो 100 हो गया। सीपी दिख रहा है तो मैं 100। एसपी कितना हो गया, 11 गुना 11 121। चलो पहला सवाल है तो मैं लिख देता हूँ, सीपी है 100 रुपए, एसपी है 121 रुपए। अब बताओ कितना सामान खरीदा और बेचा, तो खरीदा भी 110, बेचा भी 110। अब मतलब उसके पास सामान बचा नहीं ना, तो सारा सामान जितना भी खरीद के लाया था वो सारा सामान वो बेच दिया। इसको इसलिए इसको बराबर किया जाता है, ताकि यहाँ पे ना सीपी एसपी का टेंशन ही खत्म। अब सिंपल बात है, खरीदा था 100 में, बेचा 121 में, मतलब 21 रुपए का लाभ। तो 100 में 21 कितना होता है, 21%। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 21%।
तो डायरेक्ट हम बोलेंगे इसका जो लाभ है वो 21% है। हो गया क्वेश्चन। तो अब इसी पे हम लोग 5-6 सवाल करेंगे इसी पैटर्न पर। तो चलिए अगले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 कलम के भाव से कुछ कलम खरीदा। खरीदा मतलब सीपी। सीपी कितना है? 5 रुपया का। और 5 रुपए में कितना सामान लेके आया? तो 6 कलम लेके आया। तथा 6 रुपए में 5 कलम के भाव से बेच दिया। अब वो बेचने निकला तो एसपी। बेचा कितने में? 6 रुपए में। लेकिन कितना कलम बेचा? 5। अब सोचो खरीदा 6 बेचा 5, तो पहले हमको कलम को बराबर करना है। कलम को बराबर करने का नियम कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको गुना करो 5 से, इसको गुना करो 6 से। अगर इसको 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे। अब बताओ सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया 25 रुपए। एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 36 रुपए। तो सीपी हो गया 5 गुना 5 25, एसपी हो गया 6 गुना 6 36। तो 25 और 36 का अंतर कितना है? 11। मतलब लाभ कमाया 11। लाभ कितना कमाया? 11। 11 लाभ कमाया किस पे? सीपी पे। और सीपी कितना है? 25। तो 11 का 25 पे परसेंट निकाल दो। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। तो 25 से 100 कट गया 4 बार में, और 11 गुना 4 44%। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 44%। 44% का लाभ है ये। 44% का लाभ है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोनों सवाल बहुत आसान थे। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अब अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33। अ वेंडर बाइज बनानाज एट 4 for 3। एक वेंडर है, विक्रेता है, जो 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। तो सीपी पहले लिख लो। तो सीपी हो गया 3 रुपए और खरीदा 4। अब वो बेचने निकला, तो बेचने का भाव अलग है। बेचा कैसा? एंड सेल्स 3 for ₹4। 4 रुपए में 3 केले बेच दिए। तो 4 रुपए लगाया बेचने में और बेचा 3 केले। अब फिर से देखो यहाँ पे केला खरीदा 4, बेचा 3। तो पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको 3 का गुना, इसको 4 का गुना। तो यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। अब यहाँ में भी गुना कर लो, इसको 3 का गुना, इसका 4 का गुना। अब बताओ सीपी कितना है? तो सीपी है 9। लिख देते हैं सीपी इस बार आ गया 9। अगर सीपी 9 आ गया तो एसपी कितना हो गया? तो एसपी हो गया आपका 4 गुना 4 16। अब बोला है आपसे क्या? प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो कितना ज़्यादा कमाया? तो बोलेंगे 7 रुपये ज़्यादा कमाया। 7 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट लिख दो 7। किस पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 9। तो 7/9 गुना 100। और 7/9 गुना 100 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 77 7/9%। अब 77 7/9% ऑप्शन में कहाँ है देख लीजिए। तो देखो दो ऑप्शन, यहाँ है 43 है और यहाँ 77.7 है। तो 77.7% प्रॉफिट हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। चलो अब ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता रखा हूँ कि 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11 1/9%। याद रखना, यही सब याद रखने की चीज़ है। अगर 1/9 11 1/9% है तो बताओ 7/9 कितना होगा? तो हमको इसको गुना उना देके भाग नहीं देना है, डायरेक्ट देखना है। अगर 1/9 11 1/9% है तो 7/9 कितना होगा? 7 का गुना तो 11 गुना 7 77, और 1 गुना 7 7/9। तो 77 7/9%। ऐसे भी डायरेक्ट भी हम लोग लिख लेते हैं, लिख लिया करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपए में एक वस्तु तथा उतने ही वस्तु 1 रुपए में 2 वस्तु के भाव से खरीदे। A man purchased some articles at the rate of 1 article for ₹2 and same number of articles at the rate of 2 articles for ₹1। अब क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझना है कि जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, वो 2 बार सामान को खरीद रहा है। एक बार का भाव है कि एक वस्तु 2 रुपए में, और जब दूसरी बार खरीद रहा है तो 2 वस्तु 1 रुपए में। तो पहले दोनों सीपी को लिख लिया करेंगे। जब भी सामान 2 बार खरीदा जाए दोनों सीपी को लिखिए पहले। तो पहला बार सीपी क्या था? तो 2 रुपए लगाया और एक सामान खरीदा। दूसरा बार सीपी क्या था? दूसरा बार सीपी था कि 1 रुपए में 2 सामान खरीदा। जब भी ऐसा हो कि सीपी 2 बार दिया हो अलग अलग, और फिर बाद में उसको बेचा हो, उसका अलग भाव हो, तो ऐसा नहीं कि सीपी को 2 और 1 3 जोड़ के 3 सामान लिख देंगे, नहीं, वो गलत होता है। पहले इन दोनों सामान को बराबर करते हैं। बोले इसे बराबर क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं कि 2 बार सीपी है तो सीपी 3 रुपया 3 सामान? तो देखो गलत हो जाता है। क्यों ऐसा? ध्यान से पढ़ो। यहाँ बोला है अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स, कुछ वस्तुएं खरीदा। कितने खरीदा ये थोड़ी पता, लेकिन जितने भी खरीदा उसका भाव था कि 2 में 1 खरीदा। अच्छा, 1 खरीदा कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 10 खरीदा हो सकता है 50 खरीदा हो सकता है 100 खरीदा हो। तो ये जो 1 है वो भाव है कि 2 रुपए में 1 सामान। सामान तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो हमें नहीं मालूम। और जितना पहले खरीदा सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोबारा खरीदा, मतलब पहले जितना खरीदा उतना ही बाद में खरीदा, तो सामान बराबर है, वो ध्यान रखना। हिंदी में भी देख लो, कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 1 वस्तु तथा उतने ही वस्तु 1 रुपए में 2 वस्तु के भाव से खरीदे। उतने ही वस्तु बोलने का मतलब यहाँ 1 खरीद रहा है, यहाँ 2 खरीद रहा है, तो क्या दोनों बराबर है? क्या नहीं। तो बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको गुना करेंगे 2 से
अब इसको 1 से गुना करने का फायदा है नहीं, क्योंकि 1 का गुना 1 ही जो है वही हो जाएगा। इसको गुना करो 2 से। अब देखो टोटल सीपी कितना आया, तो ऐसा बराबर करने के बाद सीपी को फाइनल करेंगे अब हम लोग। अब बताओ सीपी कितना आया, तो यहाँ पे 2 गुना 2 4 और 1 5, तो 5 रुपये लगाया उसने, और 5 रुपये में कितना सामान लाया, 2 यहाँ पे और 2 गुना 1 2 यहाँ पे, 4 सामान लाया। अब हम बोलेंगे कि जो आदमी का सीपी है वो 5 रुपये में 4 सामान, और अभी आप अगर हम गलती करते तो क्या होता, 3 रुपये में 3 सामान, तो गलत हो जाता, इसलिए सामान बराबर करना है। अब है वो बेचने का नेम दिया है, ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स फॉर 3 रुपीज। अब वो बेचा, तो बेचने का रेट क्या है कि 3 रुपये में 4 सामान। अब देखो यहाँ पे सामान सामान पहले से ही बराबर है, जब पहले से ही बराबर है तो कुछ नहीं करना है। सीपी है 5, एसपी है 3, तो 2 का नुकसान, इसका मतलब लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 2 का लॉस, किस पे, 5 पे। अब 2/5 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40%, इसका मतलब 40% का लॉस हो गया। क्या ऑप्शन में 40% लॉस नहीं दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है 40% लॉस। तो समझ में आ गया। तो जब इंसान 2 बार खरीदेगा और 1 बार बेचेगा तो दोनों खरीदारी को बराबर करके सीपी लिखना, अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 3 नारंगी तथा उतने ही नारंगी 4 रुपए में 5 नारंगी के भाव से खरीदे। 2 बार खरीदा और दोनों बार बराबर खरीदा, तो दोनों सीपी पहले लिख लो। तो पहला सीपी का भाव क्या है, तो 2 रुपए में 3, 2 रुपए में 3 ऑरेंज, और उतने ही नारंगी 4 रुपए में 5 ऑरेंज, 4 रुपए में 5 नारंगी। तो पहले खरीदा 3 बाद में 5, तो बराबर करो। बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर को 5 का गुना नीचे को 3 का गुना, ऊपर हो जाएगा आपका 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे भी 5 का गुना, यहाँ पे भी 3 का गुना। अब जो है टोटल सीपी लिख लो, टोटल सीपी कितना आया। तो यहाँ 5 गुना 2 10 और 4 गुना 3 12, तो 12 और 10 22, तो 22 रुपये लगाया उसने। 22 रुपये में उसको नारंगी कितने आए, 15 यहाँ 15 यहाँ, मतलब 30 नारंगी मिल गए। तो 22 रुपये में 30 ऑरेंज खरीदा। अब देखो बेचने का नियम क्या दे रखा है, बेचा कैसे है, एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंजेस फॉर 5 रुपीज, मतलब 5 रुपये में 6 ऑरेंज बेच रहा। और फिर से देखो खरीदा 30 बेचा 6, तो हमें इन दोनों नंबर को बराबर करना है। अब यहाँ बराबर करने के लिए उल्टा गुना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर इस 6 में हम 5 का गुना कर दें तो 30 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम 6 में यहाँ 5 का गुना कर दो, तो यहाँ भी 5 का गुना। तो अब देखिए सीपी यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे एसपी कितना है 25, और सामान कितना है 30 30 बराबर हो गया। यहाँ भी 30 सामान, यहाँ भी 30 सामान, 30 खरीदा 30 बेचा, 22 रुपये में खरीदा 25 में बेचा। तो 22 को 25 में बेचा, मतलब लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ। कितने पे, 22 पे। तो 3 का 22/100 कर लो, प्रतिशत निकाल लो। अब देखो ऑप्शन में याद है तो 150/11% है। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 गुना 3 150, और 222 को काटेंगे तो 11, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 150/11%, है ना। इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से ऊपर नीचे काटेंगे, आपका आ जाएगा 150/11% प्रॉफिट। हो गया ये सवाल भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपए में एक वस्तु, तो सीपी लिख लो। सीपी है 2 रुपए में एक सामान, तथा उतने ही वस्तु 3 रुपए में 2 वस्तु, तो फिर से खरीद रहा है, 2 बार खरीद रहा है, 3 रुपए में 2 वस्तु। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर करना है तो पहले इसको 2 का गुना करो, तो ये भी 2 का गुना हो जाएगा। तो अब जो टोटल सीपी आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 2 गुना 2 4 और 3 7, तो सीपी हो गया 7 रुपए। सीपी हो गया 7 रुपए। और 7 रुपए में सामान कितना आया, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 सामान आ गया। अब देखिए बेचा कैसे है, तो सभी वस्तु 4 रुपए में 3 वस्तु के भाव से बेच दिए। 4 रुपए में 3 सामान बेच रहा है, तो 4 रुपए लगाया, 3 सामान बेचा। सामान को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ऊपर 3 का गुना, नीचे 4 का गुना। यहाँ ऊपर 3 का गुना, नीचे 4 का गुना। अब देखो सामान बराबर बराबर हो गया, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो सीपी कितना है 7 गुना 3 21, बेचा कितना है 4 गुना 4 16, तो 21 का सामान 16 में बेच रहा है, मतलब 5 का वो लॉस हो गया। तो 5 का लॉस हुआ कितने पे, सीपी पे। सीपी कितना है 21, तो 5/21 गुना 100। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी देखिए दे रखा है 500/21% लॉस, तो 5 गुना 100 500/21% लॉस, डायरेक्टली आ जाएगा ये। ठीक है, तो देख रहे हैं बड़ा आसान है, तो आराम से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो एक बार ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस करिए और अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लें एक बार। तो एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 1 रुपए में 5 वस्तु, तो देखिए हमने लिखा सीपी 1 रुपए में 5, पहले ध्यान से यहाँ देख लेंगे। तो एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 1 रुपए में 5 वस्तु, 1 रुपए में 5 वस्तु,
तथा उतने ही वस्तु 1 रुपये में 4 वस्तु, 1 रुपये में 4 वस्तु क्या किया, खरीदा, तो 2 बार खरीदा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, बराबर करो तो इसको 4 का गुना, इसको 5 का गुना, तो यहाँ भी 4 का गुना, यहाँ भी 5 का गुना, तो टोटल सीपी कितना आ गया, तो देखिए 20 सामान यहाँ, 20 सामान यहाँ, तो 20 उसका 40 सामान हो गए। 40 सामान में सीपी कितना लगा, तो 5 गुना 1 5, 4 गुना 1 4, 5 और 4 9 रुपये लगे। मतलब हम बोल सकते हैं सीपी लग रहा है 9 रुपये में 40 सामान। अब वो बेचा कैसे, तो ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹9 फॉर 2 रुपीज। तो अब वो बेचा 2 रुपये में 9 सामान। अब देखिए खरीदा 40 सामान, बेचा 9 सामान, तो बराबर करना होगा, तो इसको 9 का गुना, इसको 40 का गुना, तो 40 गुना 9 360, 40 गुना 9 360, सामान बराबर हो गया। तो 9 का गुना इधर भी करेंगे तो सीपी आ गया 81, और बेचा कितना, तो 40 गुना 2 80, तो 81 का सामान बेचा 80 में, मतलब 1 रुपये का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। बोला है ड्यूरिंग दी होल ट्रांजेक्शन ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 30 रुपीज, पूरे सौदे में उसे 30 रुपए की हानि हुई, जबकि मेरे हिसाब से हानि कितनी हो रही है 1, जबकि यहाँ हानि कितना हो रहा है 30। इसका मतलब है कि जब मैंने 360 सामान खरीदा और बेचा, देखो 40 गुना 9 कितना है 360, तो हम ये बोलेंगे कि जब हमने 360 सामान खरीदा और बेचा तो 360 रुपए में हमको 1 रुपये का लॉस मिला, 360 सामान बेचने पे 1 रुपये का लॉस मिला। हम चाहते हैं ये लॉस 30 रुपये का हो जाए, तो 30 रुपये का लॉस का कब होगा, जब हम मेरा सामान भी 30 गुना होगा। इसका मतलब 360 गुना 30 कर लो, आंसर आ जाएगा। अब 360 गुना 30 कितना होता है, 0 0, तो 10,800, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 10,800, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए 300 इस बार 60 को, 30 और 360 को। तो यहाँ तक तो सेम था जैसे पीछे कर रहे थे। अगर आपसे पूछा जाता प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो आप बोलते हैं कि 81 रुपये का खरीदा, 40 80 में बेचा, मतलब 1 का लॉस 81 पे, तो मेरा लॉस परसेंट आता 1/81 गुना 100, मतलब 100/81%। लेकिन वो लॉस परसेंट पूछा ही नहीं है, वो पूछ रहा है कि अगर 1 रुपये का लॉस हुआ है 360 सामान पे, तो 30 रुपये का लॉस कितने सामान पे होगा, तो 360 गुना 30 मतलब 10,800 सामान खरीदा या बेचा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो इस पैटर्न को भी हमने बिल्कुल पूरा खत्म कर लिया। तो आज हम 2 पैटर्न पढ़े, उन दोनों पैटर्न को रिवाइज कर लेंगे। जल्द ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अगले लेक्चर को लेके आऊंगा, जिसमें आगे के भाग को स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सभी एग्जाम्स के लिए कराया जा रहा है। तो इस लेक्चर्स को सारे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।